नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जापान के बाद चीन के लिए होंगे रवाना। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा। गणेशोत्सव के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाल बाग के राजा के करेंगे दर्शन। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे सपा प्रमुख। आरा से सिवान तक तीनों नेता करेंगे मेगा रोड शो। राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का ईसी पर पक्षपात का आरोप। कहा, आयोग बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश कर रहा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही। 3 लोगों की मौत। मलबे में कई घर दबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में राज्यपालों से भी मुलाकात की है। तो पीएम ने जापान के टोक्यो में राज्यपालों से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों के साथ चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने राज्यों प्रांतों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत की है। आपको बता दें, 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में राज्य प्रांत साझेदारी के मुद्दे पर जोर दिया है। तो जापान में पीएम मोदी ने राज्यपालों से मुलाकात की है। जापान के टोक्यो में राज्यपालों से ये मुलाकात की है। तो 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में राज्य प्रांत साझेदारी के मुद्दे पर जोर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में राज्य प्रांत साझेदारी के मुद्दे पर जोर दिया है, बातचीत की है। पूरी जानकारी क्या है, जरा इससे जुड़ी दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान के दौरे पर है। जापान के 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के 16 राज्यों और प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात हुई और उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है कि जो जापान के प्रांत और राज्य हैं उनके उद्योगपति और उनके प्रशासनिक व्यवस्था उसको लेकर भारत में जो भी सहयोग की भावना होगी वो एक दूसरे के साथ दोनों देश तैयार रहेंगे। और चाहे वो आर्थिक के क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी व्यापार के क्षेत्र में, और खासकर भारत में निवेश के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के राज्यपालों से बात की। इस राज्यपाल में सातवीं तरह की है कि जापान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिया गया कि वो लोग निवेश को लेकर भारत की ओर रुख करेंगे और इसमें भारत को बड़ी उम्मीदें जाती। तो इसको लेकर एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखी गई और जो 16 राज्यों के और प्रांतों के राज्यपालों के साथ बैठक हुई उसमें निवेश को लेकर ज्यादा बात हुई। इसके साथ ही साथ जापान के जो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई उसमें रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, कूटनीतिक और रक्षा के क्षेत्र में भी वार्ता हुई कि दोनों देश एक दूसरे के साथ आगे भी इस तरह के सहयोगात्मक रवैया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाते रहेंगे ताकि भारत और जापान के साथ जो पुराने संबंध
चल रहे हैं वो और प्रगाढ़ हों और मजबूती के साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार की दिशा में भी आगे बढ़कर दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। संदेश। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जापान में पीएम मोदी ने राज्यपालों से मुलाकात की है। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मुंबई दौरा है। तो अमित शाह मुंबई में गणेशोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। तो जेपी नड्डा मुंबई में बीजेपी और गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुंबई के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह मुंबई में गणेशोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज मुंबई का दौरा करेंगे। तो जेपी नड्डा मुंबई में बीजेपी और गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मुंबई के दौरे पर हैं गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गणेशोत्सव कार्यक्रम के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम हैं उनका जरा पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पहुंचे तो वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। बाकायदा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बाकी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री पहुंचे थे। वहां से सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो आज शनिवार के दिन लाल बाग के राजा के जो गणपति है उनको दर्शन करने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है। तो मुंबई के सबसे प्रसिद्ध जो लाल बागचा राजा गणपति के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाएंगे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के आवास पर भी एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होनी है। इसके अलावा एक जो मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जो चल रहा है, उसकी लगातार आरक्षण की मांग हो रही है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात होनी है। इसके अलावा दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जो अनशन शुरू किया गया है, तो उसके प्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री मुलाकात कर सकते हैं, ताकि इस आरक्षण को आगे और न बढ़ाने दिया जाए और इसको और तुला पकड़े। तो इस तरह के कार्यक्रम मुख्य रूप से रखे गए। एक तो गणपति राजा के दर्शन करने जाएंगे लालबाग, दूसरा मुख्यमंत्री आवास से बड़ी बैठक करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है, उसको लेकर भी एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा मुंबई में बीजेपी और गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी मुंबई दौरा आज है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की आज जापान यात्रा खत्म होगी। तो पीएम आज जापान की यात्रा के बाद चीन के लिए रवाना होंगे। पीएम आज चीन की यात्रा पर शाम को तियानजिन पहुंचेंगे। 31 अगस्त से चीन में शुरू होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और इसी के साथ आपको बता दें, पीएम तियानजिन में चीन राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। तो शिखर सम्मेलन के भोज में शामिल होने से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी।
भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। तो दोनों नेता एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आज चीन की यात्रा पर शाम को तियाजिन पहुंचेंगे। 31 अगस्त से चीन में शुरू होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, आज अब जापान के बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री और दोनों देशों के नेता जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के दौरे पर हैं और आज जापान में मुलाकातों और बैठकों का दौर खत्म करके चीन के रवाना होंगे। चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त यानी कल रविवार के दिन शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। चीन के तियानजिन शहर में पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति चीन के जिनपिंग से मुलाकात के लिए कहा जा रहा है कि एक मुलाकात होनी है। इसमें दोनों देशों के बीच बड़ी मुलाकात के दौरान बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ की समिट शुरू होगी उसकी भूज से पहले एक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होनी है। और चीन के जो दौरे पर अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर भी पहुंचे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बैठक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होगी उसमें अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो रक्षा के क्षेत्र में खासकर जो सीमा विवाद चल रहा है दोनों देशों के लिए, उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। इसके लिए बाकायदा अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भारत और चीन के बीच जो आयात निर्यात लगातार होता है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बड़ी चर्चा हो सकती है। तीसरा सबसे मोटा मुद्दा ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के निशाने पर चीन और भारत दोनों हैं। दोनों देशों के ऊपर लगातार अमेरिका टैरिफ लगाता है। इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन के बीच में चर्चा हो सकती है कि दोनों जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका अपने को बताता है उससे कैसे मुकाबला चीन और भारत कर सकता है। इसकी दिशा में भी भारत और चीन एक साथ बैठकर आज बात करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी तो रक्षा के क्षेत्र में खासकर भारत और चीन के बीच में जो सैन्य विवाद और सीमा विवाद है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र और आयात और निर्यात के क्षेत्र में दूसरा जो टैरिफ वार चल रहा है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तरीके से कैसे व्यापार की दिशा में और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ें और अमेरिका का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तंदू ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां जापान की यात्रा के बाद चीन के लिए अब रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है जहां यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी। यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा 6 व 7 सितंबर को आयोजित होगी। तो 48 जिलों में 2 पालियों में कराई जाएगी लिखित परीक्षा। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया एंड्रॉयड ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है ये मोबाइल ऐप। तो ऐप से प्रवेश पत्र, रिजल्ट व जरूरी सूचनाएं मोबाइल पर सीधा मिलेंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा सितंबर में अब आयोजित होगी। तो
तो यूपी SSS की पीटी परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी। 6 व 7 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। 48 जिलों में 2 पालियों में कराई जाएगी लिखित परीक्षा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से अब यूपी SSS की परीक्षा पीटी परीक्षा जो है वो 6 व 7 सितंबर को होने वाली है। पूरा अपडेट इसको लेकर क्या कुछ सामने आया है, जरा अभ्यर्थियों को बताइए। इस प्रकार से देखा जाए कि यूपी SSS की परीक्षा जो है 6 से 7 सितंबर को जो है आयोजित की जाएगी और इसको देखते हुए जो पूरी जानकारी जो है अब फोन ऐप पे भी मिलेगी। ये जानकारी जो भी छात्र हैं उनको पूरी तरीके से दी जाएगी। 48 जिलों में 2 पंक्तियों में जो है ये परीक्षा कराई जाएगी। ये पूरी तैयारी की जा रही है और इसके चाहे एडमिट कार्ड हो या किसी प्रकार की कोई भी सूचना हो, कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, तो सभी को मोबाइल ऐप के द्वारा जो है इसकी जानकारी मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि इसकी पूरी तरीके से जो है तैयारी कर ली गई है। हालांकि जिस प्रकार से जो खामियां पिछली बार पाई गई थी, उन खामियों को दूर किया गया है और ऐप के माध्यम से जो है जितने भी छात्र हैं वो यूपी SSS की जो परीक्षा की जो तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म एडमिट किए हैं, उसको लेकर के जो है हर एक प्रकार से जो है तैयारियों के तहत जो है 6 से 7 तारीख को जो है परीक्षा कराई जाएगी। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमृतसर और पंजाब के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहे हैं। रामदास, अजना नाला और राजा सांसी इलाके के कई गांवों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। विशेषकर रामदास क्षेत्र के कई गांवों में लोग अब भी अपने घरों की छतों पर पानी से घिरे हुए फंसे हुए हैं। तेज बारिश और रावी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव में पानी भर गया है, जिससे लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन प्रमुख मनिंदर सिंह के नेतृत्व में राहत और बचाव काम तेजी से चलाया जा रहा है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीमों ने हेलीकॉप्टर की मदद से छतों पर फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। इनमें खाने के पैकेट, पानी और अन्य जरूरी वस्तुएं शामिल हैं। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और प्रभावित इलाकों में NDRF व अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हैं। अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर सीतापुर से है, जहां सरयू नदी के जलस्तर घटने के बाद कटान जारी है। किसानों की कई बीघा जमीन सरयू नदी में समाई है। सुकलनपुरवा, भूषणपुरवा और सुंदरपुरवा गांव में कटान लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को नहीं मिल पा रही मदद। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की तरफ से लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां सरयू नदी के जलस्तर घटने के बाद कटान जारी। किसानों की कई बीघा जमीन सरयू नदी में समाई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक लोगों को कोई मदद नहीं की गई है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। है। कटान के चलते लोगों का कहना है कि यहाँ पर हजारों बीघे खेती है, वो लोगों की शारदा नदी में समा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा बताया गया कि अभी तक कोई भी नहीं अधिकारी पहुँचा है जो उनको मदद मिल सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो रातों रात दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पर शारदा नदी का कटान लगातार जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, शारदा नदी है ये, किनारे हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिधर आपको इधर नज़र पड़ेगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर मकान कटान पर हैं और कई मकान ऐसे हैं जो कटान में समा चुके हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो इसमें पड़ोस में रहते हैं और डर रहता है कहीं ना कहीं वहाँ पर चले जाएंगे। ऐसे में जो प्रशासन द्वारा जो मदद की बात कही जाती है वो ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। लेकिन सरकार के ने दावे किए हैं कि यह जब लगातार निर्देश भी दिए रहे हैं कि मंत्री और जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, वो जाकर लगातार यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और बाढ़ क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रामीणों तक मदद कब पहुँचती है ये आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात लोगों ने युवक पर हमला किया है। समिट बिल्डिंग में काम करने वाले युवक पर हमला किया। देर रात हमले से इलाके में सनसनी मची। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। विभूति खंड पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान हो सकती है। विभूति खंड थाना क्षेत्र में युवक पर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया गया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जैदी ने स्वागत किया है। देशभक्त मुसलमान देश के लिए जान देने को तैयार हैं। पाकिस्तान जाने की बात करने वाले सच्चे हिंदुस्तानी नहीं, मुल्क की तारीख मुस्लिमों की कुर्बानियों की गवाह। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया गया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने स्वागत किया है। कहा है कि देशभक्त मुसलमान देश के लिए जान देने को तैयार, पाकिस्तान जाने की बात करने वाले सच्चे हिंदुस्तानी नहीं, मुल्क की तारीख मुस्लिमों की कुर्बानियों की गवाह। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर रायपुर से है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिलासपुर दौरा है। आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत का बिलासपुर दौरा, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम है। मोहन भागवत दोपहर करीब 3:55 पर बिलासपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम करीब 6:30 बजे मुख्य कार्यक्रम सिम्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आज बिलासपुर के दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत का आज बिलासपुर दौरा है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे संघ संचालक। और इसी के साथ आपको बता दें, वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से आज बिलासपुर के दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ पूरी जानकारी है, जरा दर्शकों को बताइए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के जो संघ संचालक है मोहन भागवत जी, उनका जो है आज जो है 1 दिवसीय दौरा है। वो बिलासपुर में पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास जो है बिलासपुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। और वहां जो है वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित जो है पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में संघ संचालक मोहन भागवत आज जो है शामिल होंगे। उनके इस कार्यक्रम में जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही जो है संघ के सारे कार्यकर्ता जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और मोहन भागवत जो है कल जो है बिलासपुर से जो है नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिलासपुर के दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। आगे बढ़ते खबरों में, अंबाला छावनी में 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस परियोजना की समीक्षा के लिए हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में स्मारक का काम अक्टूबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि 1 नवंबर को इसका उद्घाटन हो सके। मुख्य सचिव रस्तोगी ने जानकारी दी कि स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। स्मारक को देश की अनूठी परियोजना बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में स्मारक की 23 ऐतिहासिक गैलरियों, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन, ओपन एयर थिएटर, स्काई कैफे और शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्माण को गति देने के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है जो हर शुक्रवार समीक्षा बैठक करेगी। का ये बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है और पूरी सरकार का ये प्रयास है कि ये प्रोजेक्ट आगे चल के हम हरियाणा के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इसको डेवलप करें। और ये सेंटर जो है अल्टीमेटली पूरे देश में अपनी एक भिन्न प्रकार का होने की वजह से उसके लिए इसकी शोहरत बने, इसकी मशहूरी हो और लोग जो देश के लोग हैं ना सिर्फ वो बल्कि इवन विदेशी भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ अट्रैक्ट हों। तो हमारा प्रयास है कि अब इसको हम लास्ट 2-3 महीने में ये लास्ट लैप जो है हमारा, इसको तेज़ी से दौड़कर पूरा करें। और अब खबर रायपुर से है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। काम पर वापस नहीं लौटने पर होगी सेवा समाप्त। तो एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काम पर वापस नहीं लौटने पर सेवा समाप्त होगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्र लिखा है। सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखा गया। हड़ताल को लोकहित के खिलाफ और अनुचित बताया है। तो एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
बोलिए भारत माता की भारत माता की संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से अब हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्या अभी भी हड़ताल जारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एनएचएम कर्मचारियों का जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है लगातार जारी रहा है और इसको लेकर राज्य सरकार ने भी अपना जो इंटेंशन था उसको क्लियर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो है एनएचएम कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए थे। इसको लेकर जो है कल जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जो है सभी सीएमएचओ को जो है पत्र लिखा है। अगर हड़ताल से जो है काफी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है प्रभावित हो रही है, इसको लेकर जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जो है सख्त जो है एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जो है उन लोगों को जो है निर्देश दिए हैं। अगर जो है ये लोग हड़ताल नहीं खत्म करते तो इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो है ये लोग हड़ताल से नहीं हटते तो इनके जो है वेतन में भी जो है कटौती करने का निर्देश जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्र के जरिए जो है सभी सीएमएचओ को आदेशित किया है। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी जिलों के सीएमएचओ को पत्र लिखा गया है। तो हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय कानपुर एवं जोनल ऑफिस कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान के अनुरूप कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने खेल प्रतियोगिताओं और स्वास्थ्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य खेलों के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की शुरुआत फिट इंडिया अभियान के तहत शपथ ग्रहण से हुई। कर्मचारियों ने प्रतिदिन 1 घंटे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सभी कर्मचारियों की आंखों की जांच की गई है। दिन भर चले इस आयोजन में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंबाला में लगातार हो रही बारिश के चलते टांगरी नदी में पीछे से करीब 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के आसपास बने निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। इस स्थिति के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आकर अपने घरों से सामान निकालने लगे हैं और ऊंचे इलाकों या सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। 2023 में टांगरी नदी के बाढ़ से प्रभावित लोग इस बार भी भारी खौफजदा हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्वयं कमान संभाली और जिला प्रशासन के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने निचले इलाकों को खाली करने के आदेश जारी किए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रभावित लोगों की सहायता तथा बचाव कार्यों को प्राथमिकता दें। मंत्री विज ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि बाढ़ से किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान न हो। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया है और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिगन सानी पानी आ गया टांगरी में जी, और पानी के सती से हमारा सामान सब अति हो रहा है। वो सामान हम निकाल के पड़ोसी में हम रख रहे हैं जी। वो देखिए कि कुछ अति करे कि हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा, इस चलते पड़ोसी में रख रहे हैं। हमारे कुछ सरकार कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे। हमारे टांगरी में जैसे बताया गया है कि पानी बढ़ने की संभावना है, लोगों ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया है, पर प्रशासन ने सुबह से अलर्ट किया हुआ था पर सामान निकाला नहीं। अब लोगों ने सामान निकालना शुरू किया है। पानी अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि मेरा अपना घर ऊपर है, तो मेरे नीचे से पड़ोस में से सामान निकाल कर ऊपर रख रहे हैं मकानों में। हमें प्रशासन से यही है, अपील है कि हमारी कुछ हेल्प की जाए। जो हमारे नीचे गरीब लोग बैठे हैं, पानी की मार से अपना सामान लेकर ऊपर बंदे पर आ गए हैं, इनके बारे में कुछ सोचें और इनकी समस्याओं को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। अभी सूचना मिली थी कि 30,000 क्यूसेक पानी बरवाला के पास, जहां हमने चेक पोस्ट बना रखी है, वहां से क्रॉस किया। तो वो टांगरी में ही आएगा। तो उम्मीद है अभी 1 घंटे में ज़्यादा हो जाएगा, पानी काफ़ी आने की उम्मीद है। हालांकि हमने सारा टांगरी को काफ़ी गहरा करवाया है और भी काम चालू था, कुछ व्यवधान आ गए और उस कारण से पूरा नहीं हो सका। अब वो इसके बाद हम करवाएंगे, हमने सारा मंजूर करवा रखा है। और अब खबर हरियाणा से है, जहां टांगरी नदी में जलस्तर का मुआयना करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज घसीटपुर और शाहपुर में पहुंचे। मंत्री ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि बेहतर प्रबंधों के इस बार नदी में रिकॉर्ड स्तर पर पानी आने के बावजूद पानी बांध से बाहर नहीं आया। मंत्री अनिल विज ने बताया कि बब्याल से लेकर शाहपुर तक टांगरी नदी किनारों के सभी वार्डों के भाजपा पार्षद दिन रात जनसेवा में सक्रिय रहे और बेहतर समन्वय के साथ उन्होंने काम किया है। मेरे फिर 2 घंटे तो मैं 2-3 घंटे तो मैं लगाता हूँ।
आगे बढ़ते खबरों में, जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र स्थित कालपी बस स्टैंड पर देर रात दो पक्षों के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि मामला आगजनी तक पहुंच गया। शताब्दी बस स्टैंड पर शुरू हुए विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। इसी बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की दो मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाइकों से उठती आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस, एएसपी और सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर टीम ने दोनों जलती हुई मोटरसाइकिलों पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। फिलहाल घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। समय रात्रि लगभग 10 बजे कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी ट्रैवल एजेंसी पर दो पक्षों में आपस में मारपीट करने तथा बाइक में आग लगा देने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली उरई पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मारपीट में घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, ताजनगरी के आगरा विकास प्राधिकरण में 4 साल के बाद कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हरमान सिंह को अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद प्राधिकरण में कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई व निर्वाचित अध्यक्ष को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद जमकर हर्षोल्लास के साथ नारेबाजी हुई और मिठाई खिलाई गई। अध्यक्ष हरमान सिंह ने कहा कि एक बार फिर से कर्मचारियों ने भरोसा जताया है। कर्मचारियों की परेशानी और शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा और वादा करता हूं कि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगा। हरमान जी हमारे अभी उन्हें अध्यक्ष चुने गए, पूर्व में भी रहे। उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, सभी कर्मचारियों से स्नेह के साथ कार्य करते हैं और जहां भी कभी दिक्कत आती है तुरंत हाजिर होते हैं और उनका व्यवहार अच्छा है और हम आशा करते हैं ये अच्छा कार्य करेंगे। हम इनके साथ हैं, सभी कर्मचारी साथ हैं। चुनाव था, कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों ने मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और मैं अपने कर्मचारियों को जो समस्या होगी उच्च अधिकारियों के बीच में रखकर उनका निस्तारण कराऊंगा। कैसा महसूस कर रहे हैं अध्यक्ष को जीतने के बाद? ठीक है, वो कर्मचारियों का साथ था, फिर मेरा भी मन बना तो कर्मचारियों ने चुन के। हरमान सिंह पहले भी अध्यक्ष रहे, अब दोबारा इन्हें चुन लिया गया है। हरमान सिंह बहुत ही कर्मठ, बहुत ही अच्छे जुझारू, पहले भी इन्होंने कर्मचारियों के हित में कार्य किया है और मैं आशा करता हूं भगवान से कि हर कर्मचारी को अपने साथ लेते हुए कर्मचारियों का सहयोग करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।